आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाटर। ये 12th इंग्लिश कंपलसरी का है। रेनबो। रेनबो में ये फर्स्ट लेसन है वाटर। इस लेसन के जो है राइटर हैं वो सी.वी. रमन हैं। सी.वी. रमन ये साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, दक्षिणी भारत के थे और इन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट में, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है इसने। और इनकी जो इन्होंने विशेष जो खोज की है वो शोध के क्षेत्र में, जिसको हम थीसिस कहते हैं, और दूसरा साइंस और दूसरा थीसिस। इन क्षेत्रों में इन्होंने विशेष खोज की है। तो सी.वी. रमन का जो विज्ञान में जो योगदान है, जो विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, उसका जो विशेष है उसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सी.वी. रमन एक साइंटिस्ट रहे हैं, भारत के, दक्षिणी भारत के रहे हैं, जिन्होंने विज्ञान के विषयों को, भारत की संस्कृति, भारत के जो मतलब जीवन में जो काम आने वाले जो तत्व हैं, या जो संस्कृति के अलावा जो हमारे जीवन की जो शैली है, हमारे जीवन में आने वाले जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को एक सरल भाषा में, मतलब ईजी और चार्मिंग भाषा में इन्होंने जो है सी.वी. रमन ने डिस्क्राइब किया है। इनकी लैंग्वेज बड़ी सरल है, वैज्ञानिक भाषा नहीं है। एक वैज्ञानिक की भाषा विज्ञान की भाषा होती है, जिसको हम उबाऊ भाषा भी कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उबाऊ होती है, लेकिन सी.वी. रमन की जो भाषा है वो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सरल भाषा है, जिसमें उन्होंने ये वाटर लेसन लिखा है। और ये जो वाटर है, इस वाटर लेसन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सी.वी. रमन ने इस वाटर का जो मेन बात है वो इसको मतलब बेसिस ऑफ लाइफ का है। जो पानी है उसको जीवन का आधार कहा है, बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब वाटर इज। अब इसको हम मेटाफोर की भाषा में बात करें, रूपक अलंकार की भाषा में बात करें, तो वाटर इज एलिक्सर। पानी को एलिक्सर भी कहा गया है। एलिक्सर क्यों कहा गया है? ये सी.वी. रमन कहते हैं कि जो वाटर है वो वास्तव में पानी है, वही अमृत है। एक काल्पनिक अमृत जिसको कहते हैं, मतलब जो है इमेजिनरी नेक्टर जिसको कहते हैं। इमेजिनरी नेक्टर जो काल्पनिक अमृत होता है, जिसकी खोज में मनुष्य लगा हुआ है, बहुत लंबे समय से लगा हुआ है, ऐसा कहते हैं लोग। व्यर्थ में, ये सी.वी. रमन कहता है कि मनुष्य जो है व्यर्थ में ही जीवन के अमृत की तलाश में है, जबकि ये जो अमृत है, ये जो एलिक्सर है, ये तो वाटर ही है, पानी ही है। तो जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, जहाँ भी हम जाएं, हर क्षेत्र में सबसे आसानी से, बड़ी सुलभता से जो द्रव पदार्थ, जो लिक्विड पदार्थ हमको मिलता है वो वाटर होता है। और ये वाटर, ये जो पानी है, यही जीवन का अमृत है। इसको हम काल्पनिक अमृत कहते हैं, ये एलिक्सर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पानी है, ये चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, और चाहे प्लांट्स हो, जिसको हम वेजिटेशन कहते हैं, ये सब कंटेन वाटर।
मतलब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और जो भी प्लांट्स है, वेजिटेशंस हैं, जितने भी प्रकार के सजीव पदार्थ हैं, उसमें वनस्पति भी शामिल है, ये सब के सब पानी को निहित रखते हैं, इसमें कंटेन होता है, ये सारे के सारे पानी को रखते हैं, निहित होता पानी। यानी कि अब ये हो सकता है कि कोई जीव जंतु ऐसा है कि जिसके शरीर में 100 में से 98% पानी हो, किसी के में 90% हो, किसी के में 80% हो, लेकिन ये निश्चित है कि हर जीव जंतु में, हर वनस्पति में पानी होता है। और जब पानी से ही संरचना बनी है तो यानी पानी के बगैर उसका जीवन ही व्यर्थ है, जीवन हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम पानी को हम कहते हैं कि ये एलिक्सर ऑफ लाइफ है, मतलब यही जीवन का अमृत है। कारण कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेशंस कंटेन वाटर, सब में ही पानी होता है, चाहे कोई भी प्रकार के वनस्पति क्यों न हो। अब यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है कि पानी की उपस्थिति और पानी का जो एब्सेंस है, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस। तो व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन द क्रिएशन ऑफ सिविलाइजेशन। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन द क्रिएशन ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के विकास में, सभ्यता के निर्माण में पानी का क्या योगदान है, पानी की क्या भूमिका है, वाटर की क्या भूमिका है। तो सीवी रमन यहाँ एक एग्जाम्पल पेश कर रहा है, मतलब ये याद करते हुए, पुराने समय की बातों को याद करते हुए वो कहता है कि एक बार जब सीवी रमन जब कहीं टूर पर था तो उसने लीबिया के डेजर्ट को देखा। तो लीबियन डेजर्ट है, लीबिया का जो डेजर्ट है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश करता हूँ। लीबिया का जो डेजर्ट है उसको 2 भागों में बांटता है। लीबिया का डेजर्ट, मरुस्थल 2 भागों में बढ़ता है। ये वास्ट डेजर्ट है ऑफ सैंड। एक भाग तो बहुत बड़ा मरुस्थल का एक बहुत बड़ा भाग है, मतलब लहराता हुआ रेगिस्तान, बहुत बड़ा भाग एक भाग है। और दूसरे भाग में यहाँ एक सिविलाइजेशन है जिसको हम मतलब उसको सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट कहते हैं, यानी इजिप्ट की बात करते हैं। ये इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट का मतलब मिस्र देश। ये मिस्र देश की बात है, इजिप्ट। तो किस तरह का एक डिफरेंस यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि लीबिया का डेजर्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक यहाँ पर से बीच में से बिल्कुल सेंटर में से ये नाइल रिवर है। नाइल, जिसको नील नदी कहते हैं, इसकी जो एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन वो 2000 माइल्स का है, 2000 माइल्स। यानी कि लीबिया का डेजर्ट बहुत बड़ा विशाल डेजर्ट था, जहाँ लहराता हुआ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, जीव जंतु नहीं है, वहाँ कोई हरियाली नाम की चीज़ नहीं है। ये तो है, ये रूप है। अब इसी में होकर के एक भाग बन गया, इसी में से निकला आधा भाग, इसी में से ये है एक नदी निकली है, नील नदी। और नील नदी का जो फैलाव है वो 2000 माइल्स का है, 2000 मील का है। अब जब अंतर देखना है पानी की उपस्थिति का, यहाँ पानी नहीं है और यहाँ पानी है। ये पानी है तो नील नदी का जो पानी इस एरिया में जहाँ जहाँ ये गया, ये पूरा का पूरा एक पहले सकड़ा नाला था, ये नील नदी का एक सकड़ा नाला था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा एक ट्रफ बन गया है। पहले ये ड्रेन था, पहले एक कैनल था, ये केवल एक नहर थी, एक प्रकार का नाला था, लेकिन ये बाद में परनाला बन गया, ट्रफ बन गया। कैसे बन गया ट्रफ? कि बहुत ही गहरा पानी का बहुत ही लंबा नाला था, लेकिन ये जो नील नदी थी
ये बहती बहती इसने एक तो एबिसिनिया, और दूसरा सेंट्रल अफ्रीका। ये दो एरियाज थे बहुत बड़े विशाल। एबिसिनिया ये चट्टानी इलाका है। एबिसिनिया का जो क्षेत्र था पूरा चट्टानी क्षेत्र था, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी तो थी लेकिन वह उपजाऊ मिट्टी वो चट्टानों में दबी हुई थी, चट्टानों के आसपास चिपकी हुई थी। और दूसरा एरिया है सेंट्रल अफ्रीका, इसको कहते हैं मध्य अफ्रीका। तो मध्य अफ्रीका और एबिसिनिया ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस जो नाइल नदी है, ये नील नदी है, इसका पानी बह करके जाता है। यह पानी बह करके जाता है और ये पानी का जो बहाव है, ये जो बहाव है मतलब चाहे यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको, तो ये टकरा करके इसकी मिट्टी को, इसकी ऊपरी मिट्टी को, जिसको हम फाइनली वो सिल्ट कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिल्ट। सिल्ट ये क्या है? ये लिक्विड सॉइल होती है। मतलब नील नदी जब एबिसिनिया और सेंट्रल अफ्रीका के क्षेत्रों में होकर बहती है और इसकी चट्टानों और इसके मैदानी इलाकों में से जब तेज़ी से बहती है, तो वहाँ पर जो जिसको सॉइल कहते हैं, जिसको हम मिट्टी के कण कहते हैं, वो गीली जो हो जाती है, वो भीग जाती है, उसको हम गाद कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गाद है, और इसको हमारी भाषा में हम गारा भी कहते हैं, गाद या गारा। तो ये जो सिल्ट है, ये सिल्ट एबिसिनिया और ये मध्य अफ्रीका से लेकर चलती है। अब ये जो सिल्ट है ये बह करके इस पूरे इलाके में गई। कहाँ गई? ये पूरा का जो पूरा क्षेत्र है, ये इजिप्ट का क्षेत्र है। इस इजिप्ट का ये जो ट्रफ है, जिसको हम परनाला कहते हैं, परनाला, ये परनाला नाले से भी बड़ा, बहुत विशाल, वास्ट ड्रेन, वास्ट कैनल, बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। ये एक पहले गहरा था लेकिन धीरे धीरे मिट्टी जमते बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया और इस पर एक मैदानी इलाका बन गया। और ये बहुत वर्षों से इजिप्ट की जो सभ्यता है, जिसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं, उसके रूप में विकसित कर चुका है। यानी कितना बड़ा अंतर आ गया। यहाँ देखें हरियाली यानी ग्रीनरी, यहाँ ग्रीनरी और यहाँ ब्यूटी भी आ गई इसमें अपने आप ही। और सबसे बड़ी बात है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब ये जो मिट्टी बह कर के आई, कटाव के साथ जो बह कर आई, जिसको हम इरोजन कहते हैं, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, मिट्टी का कटाव कहते हैं, वो पानी के बहाव के कारण हुआ। लेकिन ये पूरा फैलाव मिस्र के मैदानी इलाकों पर एक प्रणाली के रूप में फैल गया और इससे एक तो हरियाली आई, एक वहाँ की सुंदरता, और सबसे बड़ी बात है ज़मीन में उर्वरकता, उपजाऊपन बढ़ गया। अब कितना अंतर आ गया? बस यही अंतर है पानी के संरक्षण का, पानी की उपलब्धता का और पानी के बहुतायत का। इधर पानी बिल्कुल नहीं है तो यहाँ लैक ऑफ वाटर, आपके पास सिचुएशन होगी लैक ऑफ वाटर, और यहाँ है अबेंडेंसी ऑफ वाटर। यानी हमारे पास दो इंडिकेशंस हैं कि क्या कर सकता है पानी। मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन द क्रिएशन ऑफ सिविलाइजेशन। हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ वाटर। ये प्रेजेंस है, पानी की उपस्थिति है, अबंडेंसी ऑफ वाटर है, पानी की बहुतायत है। तो मिस्र जैसी सभ्यता एक हमारे सामने है जिसमें उपजाऊपन है, जहाँ हरियाली है, जहाँ सुंदरता है। दूसरी तरफ केवल और केवल रेत का लहराता हुआ रेगिस्तान। ये बस इसीलिए पानी को, इसीलिए उसको एलिक्सर कहा गया। ये एलिक्सर इसीलिए कहलाया, इसीलिए इसको अमृत कहा है। मनुष्य व्यर्थ में ही अमृत की तलाश में घूम रहा है, जीवन भर अमरता के लिए तलाश कर रहा है, पूरे जीवन भर तपस्या करता है और सचमुच में वो अमृतत्व प्राप्त करने वाला पानी
मतलब जिसको हम अमृत कहते हैं वो मिलता नहीं। सचमुच में ये जो सादा पानी जो है, जो बहुतायत में मिल रहा है, एक द्रव पदार्थ है जो इजीली मिल जाता है, सीवी रमन उसी वाटर को, उसी को एलिक्सर कहता है, उसी को इमेजिनरी नेक्टर कहता है। इट मीन्स राइटर का जो उद्देश्य है, सीधा सीधा उद्देश्य है कि पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए। अब इसके बाद एक बात आती है कि पानी किस तरह से, यानी एक पॉइंट तो ये है, दूसरा ये वाटर एड्स द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड। ये पॉइंट आता है, यानी पानी तो वैसे तो देखा जाए तो पानी तो सभी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में सुंदरता को डेवलप करता है, निश्चित है। लेकिन जो कंट्री साइड है, जो विलेज साइड है, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, देहात कहते हैं, हम देहाती क्षेत्रों में भी ये कह सकते हैं कि पानी जो है सुंदरता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अब ये एक पॉइंट है कि पानी कैसे सुंदरता को बढ़ाता है। पहली बात तो पानी के कारण ही ग्रीनरी होती है। वाटर जहाँ होगा वहाँ वेजिटेशन होगी, नेचुरल है, वहाँ की एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी, वहाँ की कृषि भी अच्छी होगी, वहाँ के जो जितने भी प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं वो हरियाली से युक्त होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्रीकल्चरल जो इलाका होता है वहाँ की समृद्धता अपने आप ही हो जाती है। अब इसमें ये एक हम बात करते हैं रिवर की, पूल की, या कोई स्ट्रीम, यानी हम चाहे नदी की बात करें, चाहे तालाब की बात करें, और चाहे कोई झरने की बात करें। अब इनके अलग अलग रूप होते हैं। चाहे बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वहाँ पर मिट्टी क्यों ना हो, चाहे मतलब मटमैला ही सोर्स क्यों ना हो पानी का, है, पानी का जो भी सोर्स है, जो भी होगा, लेकिन उसमें पानी दिखेगा। और आसपास जो है ग्रीनरी होगी, यहाँ हिल्स होगी, यहाँ पर ग्रीनरी होगी, यानी ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे। यहाँ आसपास जो है निश्चित रूप से कोई दूब भी, जिसको हम मतलब हरियाली के जो है मतलब ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको आप पौधों के रूप में भी कहते हैं, दूब के रूप में भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप ही वनस्पतियाँ और पैदा हो जाती है, अपने आप ही ऐसे जंगली घास जिसको हम खरपतवार कहते हैं वो भी पैदा हो जाती है। तो ये जो तालाब है, चाहे ये साफ पानी का हो चाहे गंदे पानी का हो, ग्रामीण क्षेत्र में जब ये तालाब पानी से भरा होता है तो इस तालाब की खूबसूरती स्वतः ही हमें महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि पीछे को या तो पहाड़ियाँ होंगी, या प्लांट्स होंगे, या वहाँ पर कृषि होगी, एग्रीकल्चर होगी, या खरपतवार यानी जो सादा पौधे किसी भी प्रकार के उगे होंगे। अब ये जब पानी जब भरा रहता है तो हो सकता है मटमैला पानी हो, लेकिन जब सूरज की किरणें पड़ती है तो सूरज की किरणें पड़ने पर ये पानी साफ नहीं होने के कारण मटमैला तो दिखाई देगा, लेकिन इसका जो ऊपर का जो पानी है वो कैसा दिखेगा? ब्राइट। किसके कारण? ड्यू टू सन, मतलब सन ये रेज, सूरज की किरणों के कारण ब्राइट दिखेगा ये पानी। ये वाटर जो सीन है, पूरी सीनरी की बात चल रही है, चाहे तालाब हो, चाहे वो कोई झरना हो, चाहे कोई नदी हो, लेकिन पीछे हरियाली है, और चाहे वो पानी गंदा ही क्यों ना हो, लेकिन वो पानी सूरज की किरणों के सामने जब सूरज का तेज प्रकाश होगा तो पानी चमकेगा, ब्राइट होगा, ब्यूटीफुल दिखेगा, और उसमें निश्चित रूप से हैप्पीनेस हमें दिखाई देती। मतलब ये एक प्रकार का सिंबल तैयार हो गया, यानी इसमें सिंबल बनाया है। इसको अब क्या, इसको हम लिटरेरी भाषा में बात करें तो ये एक तरीका है मतलब प्रकृति का डिस्क्रिप्शन करने का, इसको पिक्चोरल क्वालिटी कहते हैं। मतलब ये पिक्चोरल क्वालिटी है, ये तालाब के पीछे बैकग्राउंड हरियाली दिखाना, और फिर उस सूरज की रोशनी दिन के समय उस पर पड़ना और प्रसन्नता का वर्णन करना, उससे दिखाना,
ये एक प्रकार की पिक्चुरल क्वालिटी है। इसको हम मतलब ये कहते हैं मतलब चित्रात्मक शैली, ये है चित्रात्मक शैली, ये चित्रात्मक गुण है। एक शब्दों के माध्यम से चित्र एक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसकी जो शैली देखिए, ये है एक साइंटिस्ट रमन, सीवी रमन कौन है? एक वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक की भाषा में इस तरह की साहित्यिक भाषा आना, इसमें लिटरेरी टर्म्स का प्रयोग करना, मेटाफोर का भी प्रयोग किया गया है, सिमिली का भी प्रयोग किया गया है, और फिर ऐसी पैराडॉक्सिकल भी है, इसमें ऐसे विरोधाभास भी है, कई जगह आते हैं। तो ये जो इसकी जो शब्द शैली है, ऐसे लगता है जैसे कोई वैज्ञानिक ना हो करके कोई भारतीय कोई साहित्यकार ने कोई लेसन लिखा हो। इसीलिए हम सीवी रमन को ये कहते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो बिल्कुल स्टाइल मतलब उसकी जो है वो कैसी है, ईजी और चार्मिंग। इसकी स्टाइल जो है, लैंग्वेज की जो स्टाइल है, भाषा शैली है, ईजी है और चार्मिंग है, मतलब सरल भी है और आकर्षक है। क्योंकि जिस तरह के आप शब्द चित्र देख रहे होंगे, इस तरह से मालूम पड़ रहा है कि पानी को ग्रामीण क्षेत्र की ब्यूटी का वो बताया है। अब हम बात करते हैं इंडिया के, भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि इंडियन क्षेत्र की बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल, व्हाई इज वाटर और रेन वाटर, मतलब पानी या चाहे वर्षा का पानी, कोई भी पानी। ये तीसरी बात निकल के आती है इस लेसन में कि वाई इज वाटर या रेन वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी इन इंडिया। भारत में पानी, कोई सा भी पानी, चाहे पहले से हो हमारे घर में यूज़ किया जाता है, जिसको हम हमारे घरेलू कामों में उपयोग करते हैं, वो पानी हो, चाहे वर्षा का पानी, इसका कंजर्वेशन यानी संरक्षण ये क्यों आवश्यक है। एक सवाल खड़ा होता है कि ये भारत की बात क्यों कर रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये सीवी रमन हमारे भारत का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है, तो उसका स्वतः ही देश के प्रति लगाव है। मतलब एक होना भी चाहिए, कोई भी राइटर होता है वो कहीं न कहीं कोई राइटिंग करता है, कोई लिखता है, तो उसमें अपने देश का कहीं न कहीं उल्लेख कर देता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमारे सामने एक बात आती है कि पानी का संरक्षण भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी क्यों है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा वो है कि भारत में जो रेनफॉल होता है, इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो सीजनल होता है, मतलब यहाँ रेगुलर नहीं है, पूरे 12 महीने का नहीं है। पर भारत में जो पानी आता है, वर्षा आती है, वो कुछ समय के लिए आती है। तो एक हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमको जो दिए, हमारी इस तरह की सर्क्यूमस्टेंसेज हैं कि वो सर्क्यूमस्टेंसेज हमको हमें बाध्य करती है पानी का हम संरक्षण करें। तो इसका आंसर है वाइज वाटर रेन वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी इन इंडिया। तो इसका बिल्कुल सिंपल कारण है कि पहली बात तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी is mainly based on agriculture। एक बात तो ये आती है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो मुख्यतया वो कृषि पर निर्भर है। अब एग्रीकल्चर में तो पानी की आवश्यकता है, बिना पानी तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इर्रेगुलर रेनफॉल और जो भी मतलब लिमिटेड, पहली बात तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ इर्रेगुलर रेनफॉल है। रेनफॉल का मतलब यहाँ वर्षा का जो आना है वो अनियमित है और जो भी लिमिटेड है, मतलब पूरे 12 महीने में से 4 महीने 4 मंथ्स का तो टोटली टाइम है,
टोटल 4 मंथ्स का है। अब 4 मंथ्स में भी यानी जिसको हम शुरू होता है सही हमारा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने भारत में वर्षा के माने जाते हैं। लेकिन वास्तव में जून पूरा खाली निकल जाता है और जुलाई अगस्त में वर्षा होती है, सितंबर खाली होता है, 2 महीने वर्षा हो पाती है। और उस 2 महीने में भी हालत ये है, कई बार तो बिल्कुल ही सूखा निकल जाता है। तो हमारा ये जो सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत में जल संरक्षण क्यों जरूरी। पहली बात तो पूरी दुनिया में जल संरक्षण आवश्यक है। पानी का जो कंजर्वेशन है वाटर का, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत में पानी के पहली बात तो जो आवक है पानी की, जो वहाँ से जो ऊपर से जो वर्षा होती है आसमान से, वो बहुत कम होती है। और तीसरी बात ये आती है कि इसमें यहाँ हमारी जो नेशनल जो हमारी जो पॉलिसी है इज वीकर इन द मैटर ऑफ वाटर कंजर्वेशन। भारत की जो पॉलिसी है, राष्ट्रीय जो नीति है, वो भी कमज़ोर है, पानी को संरक्षण करने के लिए कमज़ोर है। क्यों है? क्योंकि जो नदियाँ निकल रही है, नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है। भारत की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बहुत कम नदियाँ हैं जिन पर डैम बनाए गए हैं। मतलब हमको क्या बनाने चाहिए थे? डैम्स। हमें मतलब रिवर निकल रही, नेचुरल है, नदी निकल रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो डैम्स हैं, जो टैंक्स हैं, जिनको हम टैंक्स भी कहते हैं, बांध है, तालाब है, ये एक राष्ट्रीय नीति के तहत, राष्ट्रीय जो नेशनल पॉलिसी के तहत हमारी बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर हमें डैम्स बनाने चाहिए थे, टैंक्स बनाने चाहिए थे। बनाए गए हैं लेकिन कम बनाए गए। तो जितना पानी जो हमें रोकना चाहिए था, संरक्षण करना चाहिए था, वो पानी हम नेशनल लेवल पर नहीं रोक पा रहे। और फिर इसके बाद हमारी जो क्या आदत है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारी हैबिट जो आ रही है, हैबिट ऑफ वेस्टिंग वाटर। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत को जल संरक्षण जरूरी है क्योंकि यहाँ के लोगों में पानी को संरक्षित करने की आदत नहीं है, मिसयूज करने की आदत है, पानी को फैलाने की आदत है उसका। और सबसे बड़े कारण तो यह कि हमारी एग्रीकल्चर है। सबसे बड़ा तो भारत के लिए इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। ये कारण हमारे देश में आते हैं। तो इसलिए भारत को, हमारे देश को पानी के संरक्षण के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक बात आती है कि एग्जाम्पल देता है कि साउथ इंडिया का एग्जाम्पल देता है। साउथ इंडिया इस मामले में इन द मैटर ऑफ वाटर कंजर्वेशन साउथ इंडिया इज अहेड। एक बात आती है कि दक्षिणी भारत जो है इन द मैटर ऑफ वाटर कंजर्वेशन साउथ इंडिया इज अहेड। ये एक कवि लेखक ने यहाँ सीवी रमन ने उठाया है। उनका यहाँ एग्जाम्पल है उनका कि मैसूर का आप उठा के देख लीजिए। जो मैसूर है, मैसूर एक ऐसा एग्जाम्पल है, मैसूर का एक ऐसा एग्जाम्पल है कि वहाँ चावल की खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है, वहाँ पर राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उसका कारण है कि वहाँ टैंक्स हैं, वहाँ डैम्स हैं, पॉन्ड्स हैं और भी नहीं तो स्पॉट्स हैं। मतलब हम कहेंगे पानी की जो गड्ढे हैं, मतलब पिट्स हैं, वहाँ पर चाहे गंदा पानी भरा हो लेकिन पानी भरा हुआ है। तो ये जितने भी प्रकार के पानी के क्षेत्र हैं, ये सब जितने भी टैंक्स हैं, डैम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब वहाँ हैं। और इसीलिए वहाँ पानी ज़्यादा होने के कारण मैसूर का एक उदाहरण है। ऐसे और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर भी पानी बहुतायत में होता है, ज़्यादा होता है, स्टोर है, तालाबों के कारण मान लो, गड्ढों के कारण, नालों के कारण मान लो, गंदे पानी के गड्ढों के कारण मान लो, लेकिन वहाँ पानी है। इसीलिए दक्षिणी भारत में वहाँ पर चावल जैसी खेती होती है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
और इसीलिए लेखक ने कहा है कि पानी के संरक्षण के मामले में दक्षिणी भारत आगे। लेकिन इस जगह भी लेखक ने चिंता जताई है कि इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी वाटर कंजर्वेशन वहाँ भी प्रॉपर पूरा नहीं है, यानी अन्य स्टेट से ज़्यादा आगे है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी इतना महत्वपूर्ण जो एलिक्सर जिसको कहते हैं, उस पानी को जिसको अमृत कहा गया है, उसका फिर भी संरक्षण नहीं है। तो ये पॉइंट इसमें आता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि पानी किस तरह से ये हाउ वाटर इज द ग्रेट सोर्स ऑफ एक सवाल खड़ा होता है कि हाउ वाटर इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ डेवलपिंग द मॉडर्न कल्चर। हम आधुनिक संस्कृति की बात करते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि आधुनिक संस्कृति के विकास में भी क्या पानी का योगदान है। तो बिल्कुल, तो ये सीवी रमन कहता है कि आज मॉडर्न जो कल्चर है वो किस पर डिपेंड है, पावर। अब कौन सी पावर, इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हम इसको कहते हैं जल विद्युत शक्ति। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब आधुनिक जो संस्कृति है वो पावर पर निर्भर है। पावर भी ऐसा नहीं कि यही पावर है, पावर हम सौर ऊर्जा को भी कहते हैं, सोलर जो पावर है उसको भी है, और भी कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जो ज़मीन से भी निकाले जाते हैं, जिसको ऑयल कहते हैं। ऑयल भी पावर का एक सोर्स है। लेकिन ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये तो वाटर पर डिपेंड है। ये जो हाइड्रो यानी जल विद्युत जिसको हम शक्ति कहते हैं, जल विद्युत शक्ति, यदि किसी भी कंट्री में, यदि किसी भी देश में यदि जल विद्युत शक्ति है तो वो देश उन्नति करेगा। क्यों? क्योंकि जल विद्युत शक्ति का मतलब लाइट होगी, इलेक्ट्रिक लाइट जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक लाइट कहते हैं, पावर कहते हैं। ये जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ की इंडस्ट्री डेवलप होगी, वहाँ के उद्योग धंधे डेवलप होंगे। वहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो कृषि की भी बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो जो ट्यूबवेल्स हैं, जो ट्यूबवेल्स हैं वहाँ के, वो भी मशीन पर आधारित है। ट्यूबवेल्स में जो मोटर लगाई जाएगी, जो पावर मशीन लगाई जाएगी, वो पानी के ऊपर खींचेगी। वो बिजली की अगर होगी तो सस्ती पड़ेगी। अगर हम इंजन डायरेक्ट लगाते हैं, अगर हम बिजली से नहीं चलाते हैं तो हमारी कृषि बहुत महंगी पड़ती है। खेती में पानी अगर हम सप्लाई करते हैं डायरेक्ट उस इंजन से, यानी हमारे पेट्रोल से, डीजल से चलने वाले साधनों से, तो वो बहुत महंगी पड़ती है। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जल विद्युत शक्ति, जो बिजली जो पानी से बनती है, उससे यदि हम ये करते हैं तो बहुत ही सस्ती पड़ती है और हमारी कृषि बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। वो महंगी नहीं पड़ती, खेती में जो है मतलब खर्चा नहीं होगा, खेती सस्ती होगी और उससे देश समृद्ध होगा और सारी इंडस्ट्री चलेगी, सारे उद्योग धंधे भी बिजली से चलते हैं। हमारे घरों में भी जो लाइट है, घरों में भी हमारे जो जीवन शैली के लिए जितने भी प्रकार के टीवी है, फ्रिज है, और भी प्रकार के जितने भी संसाधन हैं, जो मशीनरी है, सब लाइट से चलती है। तो ये आधुनिक जितने भी प्रकार के हमारे संसाधन हैं, अब जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन का पिलर है। ये इलेक्ट्रो जो पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये इस पिलर पे खड़ी है मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज बिजली को हटा दो, जल विद्युत शक्ति को हटा दो, आधुनिक जो सभ्यता है वो वही पुरानी सभ्यता में पहुंच जाएगी, मध्यकालीन सभ्यता में पहुंच जाएगी अगर बिजली हट जाएगी। तो यानी बिजली किससे है? पानी से है। तो पानी, हमारे तालाब होंगे, नदियाँ होंगी, बांध होंगे, अगर हमने संरक्षित किया होगा, बड़ा भंडार होना चाहिए पानी के, और उनमें उस पानी के बहाव के उस प्रेशर से तो बिजली तैयार होती है। इसलिए ये राइटर जो इस बात पर जोर देता है, पूछता है इस बात के कि कैसे ये, और इसका एग्जाम्पल भी देता है और समझाता भी है कि कृषि एग्रीकल्चर में तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी बात और है कि हम बात करते हैं कि ये जो
हमारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो मशीन है, जैसे आज इलेक्ट्रिक रेल चल गई है, इलेक्ट्रिक रेल्स यानी ट्रेन, गाड़ियाँ, ये सब चल रही है। किससे चल रही है? इलेक्ट्रिक से चल रही है। इसके अलावा यदि ये तो हमारे परिवहन का साधन है ही, लेकिन जो हम वाटर, जो हमारा वाटरवेज है, वाटरवेज का मतलब हमारी जो नाव है, बोट जिसको कहते हैं, बोट है, बार्स हैं, ये वाटरवेज है, नाव है, हमारी नौकाएं हैं, और भी ऐसे प्रकार के जो सामान को लाने ले जाने के, जिसको हम इंटरनल ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो है उसके क्षेत्र में भी, यानी आंतरिक परिवहन जिसको कहते हैं, उसका सबसे सस्ता और सुलभ यदि कोई साधन है तो वाटरवेज होते हैं। इसलिए वाटरवेज का मतलब हमारी नदियाँ अंदर, जो हमारे देश के अंदर जो मिलती हैं, किसी भी देश में यदि वाटरवेज हैं, अगर जल मार्ग है, उसमें अगर परिवहन जो है जल मार्गों से होता है तो बहुत सस्ता पड़ता है, और देश की जो आधुनिक संस्कृति है, आधुनिक जो सभ्यता है, जो इंडस्ट्री है, बहुत तेज़ी से डेवलप होती है, और इससे आधुनिक विकास होता है। मतलब तो ये पानी का बहुत बड़ा योगदान है। पानी जो है हमारी आधुनिक जो हमारी सभ्यता है उसको भी बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। पानी को मतलब इसीलिए पानी को शक्ति का माध्यम बताया गया है। पानी बहुत बड़ा एक माध्यम है, और हमको अब करना क्या चाहिए? पानी को हमको संरक्षण करना चाहिए। पानी जीवन का आधार है। पानी को मतलब हमको निसंदेह रूप से जो है, अब हम भूगर्भ वैज्ञानिकों की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि पानी को हमको संरक्षित करना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, वो एक तो ये है कि पानी जो है उसको अमृत क्यों कहा गया है। मतलब ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ट्रू एलिक्सर। तो ट्रू एलिक्सर हम जानते हैं, वाटर इज़ द ट्रू एलिक्सर। जो वाटर है वही ट्रू एलिक्सर है। और क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन का आधार है। एवरी ह्यूमन बींग्स, every animal, every plant or vegetation contain the major part of water, or they are even created by water। मतलब पानी के द्वारा तो सृजन हुआ, उनका पानी से तो विकास हुआ, पानी से तो बने हैं। इसलिए पानी तो अमृत है, इसके बगैर जी नहीं सकते, और पूरा जीवन का जो आधार है वो पानी है। दूसरी बात आती है, वाटर हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। मतलब धरती का जो इतिहास है उसको भी बदलने में, उसको बनाने में पानी ने एक अहम रोल अदा किया है। तो बिल्कुल सही किया है। ये बात सही है कि पानी ने धरती के जो इतिहास है उसके विकास को गति दी है। और वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, ये एक कटु सत्य है कि जीवन का जो आधार है वो पानी है। और कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड एफोरेस्टेशन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। यदि हमको कंजर्वेशन करना है पानी का तो हमको एफोरेस्टेशन भी करना पड़ेगा। तो मतलब तरीका बताया गया है कि क्या करें। एक बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि हम जो है, एक प्रॉब्लम है कि वो है सॉइल इरोजन। यानी इसको कहते हैं मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव जो होता है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। इसको कैसे किया जा सकता है? एक तो एफोरेस्टेशन होगा। इसको वन रोपण कहते हैं, यानी पौधारोपण भी कह सकते हैं। पेड़ लगाओ, पहले आप पौधा लगाओगे फिर पेड़ होंगे, तो वन रोपण भी कहते हैं एफोरेस्टेशन। और दूसरा क्या है कि हमको एफोरेस्टेशन के अलावा जो टेरेसिंग ऑफ जो कृषि है, द टेरेस, ये हमको डेवलप करनी पड़ेगी। हमको टेरेसिंग एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी, जो मतलब सपाट होती है बिल्कुल, जो जिसको हम समतल कहते हैं। समतल कृषि हमको पैदा करनी पड़ेगी, ज़मीन के लेवल करना पड़ेगा। इसके अलावा सीढ़ी नुमा जो सीढ़ी की तरह होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें सीढ़ी नुमा कृषि को भी हमको
डेवलप करना पड़ेगा और ये पानी के बहाव को रोकने के लिए हमको एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये रोकना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी आवश्यकता, महती आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो फर्टाइल जो लैंड है, हमारी जो फर्टाइल जो सिल्ट जिसको कहते हैं, महत्वपूर्ण तत्व है सिल्ट। इस सिल्ट पर ध्यान देने की बात है। ये जो सिल्ट है ये लगने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पार्ट है हमारी एग्रीकल्चर का। ये सिल्ट क्या है? ये गाद है, ये लिक्विड सॉइल है, ये गीली मिट्टी है। इस गीली मिट्टी को यदि पानी के बहाव के साथ अगर छोड़ दिया जाए, चला जाए, तो इसमें उर्वरक तत्व, जो फर्टाइल जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहकर निकल जाते हैं, और फिर वो जो कृषि में जो हमारे काम आने वाले जो पोषक तत्व तो बह के निकल गए, तो खेती में जो उर्वरक होने चाहिए उनकी कमी आ जाती है, अच्छी एग्रीकल्चर नहीं होती। इसलिए हमें मृदा अपरदन को, सॉइल इरोजन को रोकना पड़ेगा। यानी इसको हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ सॉइल मस्ट बी कंट्रोल्ड। अब इसके तरीके बहुत सारे हैं कि उसके लिए हमको मतलब चाहे हम खरपतवार लगा दें, चाहे कूचे लगा दें, चाहे बाड़ी लगा दें, कुछ भी लगाए, लेकिन उसको कटने नहीं दें। मतलब मेड़ लगाई जानी चाहिए। तरह तरह के तरीके हैं। उसको हम इस तरह से करें कि सीढ़ियाँ नुमा बना दें। मान लो ज़्यादा समतल इलाका, ज़्यादा ऊंचाई नुमा, पहाड़ी नुमा इलाका है, तो उसको काट करके उसके एक स्टेप बना दिए, फिर उसके बाद स्टेप बना दिया जाए तो सीढ़ी नुमा हो। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो हमको ये करना पड़ेगा। ये सीवी रमन कहता है कि सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे देश की भी समस्या है। इसके बाद एक बात आती है कि ये प्रश्न पूछा गया है कि हाउ वाज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नाइल। तो रिवर नाइल जो थी उसके द्वारा, नील नदी द्वारा कैसे इजिप्ट तैयार हुआ। तो वी कैन से दैट देयर वाज इन वास्ट डेजर्ट ऑफ लीबिया। लीबिया का बहुत बड़ा मरुस्थल था। इट वाज द ओनली नाइल रिवर दैट ब्रॉट द फर्टाइल silt with the flow of water and spread over the drain or trough that was very vast of 2000 miles and created a very vast area of Egypt that is called now the civilized Egypt. In this way Egypt was made by the river Nile. मतलब हम कह सकते हैं कि जो लीबिया का मरुस्थल था, लीबिया के मरुस्थल के दो भाग हो गए। केवल 2000 मील की लंबाई से जो चलने वाली नील नदी थी, उसका जो नाला सा बहता था वो तेज़ी से इतने बहा, और मिट्टी एबिसीनिया और मध्य अफ्रीका से जो मिट्टी लेकर के, वो जो उपजाऊ मिट्टी लेकर आए तो उसने भर दिया। वो नाला परनाला बन गया, वही बड़ा विशाल मैदान बन गया। उस पर उपजाऊ ये सिल्ट आ गई, ये जो है गाद आ गई। बस इसी ने वहाँ हरियाली को डेवलप किया, इसी ने वहाँ पर उपजाऊपन को तैयार किया, और आज जो सभ्यता हम देखते हैं मिस्र की, वो इसी की देन है। अगला प्रश्न आता है, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नाइल। मतलब सीधा सा क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ थी जिसने लीबिया के मरुस्थल और लीबिया के मरुस्थल और नील नदी की घाटी में इतना अंतर कर दिया। तो क्लियर, इट वाज द डिफरेंस ऑफ वाटर प्रेजेंस एंड एब्सेंस। बिल्कुल स्पष्ट है कि पानी की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यही दो कारण हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिएटेड द वास्ट फर्टाइल एरिया ऑफ इजिप्ट एंड द एब्सेंस ऑफ वाटर क्रिएटेड द बिलोइंग डेजर्ट ऑफ द लीबिया। मतलब हम थार के रेगिस्तान जैसा ही लीबिया का रेगिस्तान कहते हैं, जो बहुत बड़ा एरिया है जिसमें लहराता हुआ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं। इट वॉज ओनली द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी की उपस्थिति ने मिस्र बना दिया, पानी की अनुपस्थिति ने बहुत बड़ा लहराता हुआ रेगिस्तान बना दिया लीबिया। अगला क्वेश्चन आया है, हाउ डज वाटर ऐड टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड। तो कैसे ये जो मैंने बताया पहले कि वाटर जो है किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों की, देहाती क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाता है। तो इसकी जो संज्ञा दी गई है, इसकी मतलब आँख की जैसी संरचना दी गई है। जैसे मनुष्य के शरीर में आँख होती है, आँख से जो है हम एवेल्यूशन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं कि व्यक्ति प्रसन्न है या वो दुखी है। यदि व्यक्ति
उसकी आंख अगर प्रसन्नता में दिखाई देती है तो व्यक्ति प्रसन्न दिखता है। बिल्कुल सेम द रिवर्स, द पूल, द स्ट्रीम एंड ऑल काइंड्स ऑफ वाटर सोर्सेज दैट आर ब्राइटफुल विद द रेज ऑफ सन इन द ड्यूरिंग द डे टाइम। इट इज़ द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द विलेज साइड, द कंट्री साइड। मतलब ये कहते हैं कि दिन के समय अगर सूरज का उजाला पड़ रहा है किसी भी पोखर पर, किसी तालाब पर, तो उसका चाहे मटमैला पानी क्यों ना हो, लेकिन वो पानी अपने आप में पीछे बैकग्राउंड में हरियाली, पीछे को पहाड़ियाँ, ऐसा जो भी पानी होता है वो इतनी सुंदरता पैदा करता है कि वो पानी चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसकी जो चमक है, उसका परावर्तनी जो किरणें हैं सूरज की, उससे सुंदरता पैदा होती है। और यही पानी जब अंधकार सा होता है, जब बादल छाए रहते हैं, यही पानी उदास सा दिखाई देता है। बस तो कंट्री साइड में हमको केवल पॉजिटिव सेंस में लिखना है, पॉजिटिव सेंस में ये लिखना है कि वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड बाई क्रिएटिंग ग्रीनरी एंड द ब्राइट कलर ऑफ वाटर ड्यूरिंग द सन रेज। मतलब सूरज की किरणों के सामने वो उसकी चमक जो है उसी से वो सुंदरता पैदा करता है, चाहे वो टपकता हुआ झरना हो, ट्रिपलिंग कोई स्ट्रीम हो, चाहे कैसा भी हो। अगला है व्हाट रोल डू वाटर टेक्स प्ले इन द साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। एक साउथ इंडिया की बात हमने पहले भी एग्जाम्पल में की थी। दक्षिणी भारत में जो है वो क्या अहम भूमिका निभाई है पानी ने। तो दक्षिणी भारत की जो कृषि है उसकी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, बिकॉज देयर इज़ अबंडेंसी ऑफ पूल्स, rivers, dikes and other water sources. So there is the production of even the rice. मतलब चावल की तब खेती हो रही है। The author C.V. Raman gives the example of Mysore where there is much production of rice. मतलब वहाँ चावल का बहुत उत्पादन हो रहा है। ऐसे साउथ इंडिया में कृषि जो है पानी के ऊपर ही निर्भर है। वहाँ पानी के तालाब है, पानी के वहाँ पर गड्ढे हैं, पानी के वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, चाहे वो टैंक हों, चाहे बांध हों, लेकिन कुल मिलाकर है। अगला है डेजर्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर। मतलब जो सिल्ट है, इस सिल्ट को आप डिस्क्राइब कीजिए रिवर वाटर के द्वारा कैसे क्रिएट की गई इसको। मतलब नदी के पानी द्वारा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सिल्ट जो है क्या है? सिल्ट इज द लिक्विड सॉइल। सिल्ट इज द लिक्विड सॉइल, द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ सॉइल। मतलब ये मिट्टी का सबसे उत्तम, सर्वोत्तम एक रूप होता है। और वी कैन से दैट व्हेन रिवर वाटर फ्लोज विद द स्पीड इट टेक्स द particles of soil with its flow, and by rubbing continuously it makes its finer and finest form, and it is turned into fertile silt that is very useful for the agriculture. कहने का मतलब ये है कि नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ पानी के बहाव के साथ मिट्टी के ऊपर जो उसके कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको अपने साथ बहा के ले जाती हैं। और वो कण पानी के बहाव की घर्षण के द्वारा, उसकी रगड़ के द्वारा इतने महीन, इतने बारीक होते चले जाते हैं कि वो अपने आप ही फर्टाइल हो जाते हैं, उपजाऊ बन जाते हैं। और इस प्रकार से वो जो गीली मिट्टी है, जिसके कण, बारीक कण जहाँ भी फैलते हैं वहाँ उपजाऊ कृषि तैयार करते हैं, उपजाऊ मिट्टी तैयार करते हैं। इस प्रकार से नदियाँ इस सिल्ट को तैयार करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। मतलब जो मिट्टी के जो अपर्दन है, मृदा अपर्दन है, उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो इसके उपाय यही किए जा रहे हैं कि जो इसको रोकने के लिए एफोरेस्टेशन किया जा रहा है, टेरेसिंग एग्रीकल्चर है, और भी प्रकार के वहाँ जो मतलब बाढ़ लगाई जा रही है, कई प्रकार के इसके उपाय किए जा रहे हैं। तो ये इसी का अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और क्या आपके हिसाब से अलग अलग क्या प्रकार के तरीके हैं, क्या मीन्स हैं ऐसे, और कौन से तरीके हैं। तो तरीके यही हैं कि हम जो है फॉरेस्टेशन को करें, एफोरेस्टेशन को करें, पानी मिट्टी की जो है उसको लेवल करें, मतलब ग्राउंड लेवल करें, उसको टेरेसिंग कहलाती है। और हम डिप्लीशन को रोकने के लिए बाड़ लगाएं। तो वहाँ हमको मतलब तरह तरह के हमको वहाँ पर जो छोटी, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, जो पौधे छोटे होते हैं
अनयूजफुल प्लांट्स होते हैं उनको भी हमको लगाना चाहिए। और इसके अलावा हमें मतलब गड्ढे भी जो है मतलब पास में जिसको तलाई कहते हैं, तालाब कहते हैं, वो तैयार करने चाहिए, तो पानी बह करके नहीं जाएगा और इससे कटाव रुकेगा। तो आज इस पाठ के बारे में केवल हमने जो है जो चर्चा की है ये वाटर के संदर्भ में। कल जो अगला लेसन आएगा, अगला जो इसी पाठ को दोबारा पढ़ाया जाएगा, वाटर को जो बुक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अभी तक बिना बुक से इसको पढ़ाया गया है, केवल आपकी कंसेप्ट को क्लियर किया गया है कि इस पाठ में क्या बताया गया। अब अगला जो लेसन होगा उस लेसन में आपको पाठ के उसकी ट्रांसलेशन की जाएगी और पाठ के मीनिंग बताए जाएंगे, जिससे कि आपके पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज इतना।